अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल एनालिसिस के इस कोर्स में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिंप्लेक्स मेथड को, और मुझे उम्मीद है कि इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने ग्राफिकल मेथड को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। तो स्टूडेंट्स, सिंप्लेक्स मेथड का लीनियर प्रोग्रामिंग के चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और इसके रिलेटेड एग्ज़ाम्स में एक लाजमी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपने सिंप्लेक्स मेथड को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सिंप्लेक्स मेथड को। इसे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया ग्राफिकल मेथड को। आज हम अपनी थोड़ी सी लर्निंग को बढ़ाएंगे टूवर्ड्स सिंप्लेक्स मेथड। उसके लिए आपके सामने एक प्रॉब्लम लिखा हुआ है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम कुछ अहम बातें जो हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। वो अहम बातें जो हैं आपने अपने रजिस्टर्स के ऊपर नोट कर लेनी है कि इसके लिए हम स्टेप्स क्या करने वाले हैं। स्टेप्स सबसे पहले हमें मालूम होने चाहिए। सबसे पहला स्टेप इसमें ये होगा कि आपको मालूम होना चाहिए कि स्लैक वेरिएबल्स कैसे बनाने हैं। हम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपना पूरा प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि इन स्टेप्स के बगैर आप ये प्रॉब्लम नहीं कर सकते। और ये स्टेप्स खुद ही डेवलप किए गए हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। तो इसलिए आपने इन्हें अच्छे तरीके से याद कर लेना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्लैक वेरिएबल्स बनाएंगे। स्लैक वेरिएबल्स बनाने के बाद स्टूडेंट्स आप बनाएंगे टेबल। टेबल बनाने के बाद स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, उस टेबल में आप मार्क करेंगे। आप क्या मार्क करेंगे, उस टेबल में आप मार्क करेंगे की कॉलम को, या पिवट कॉलम कह सकते हैं। मार्क पिवट कॉलम। पिवट कॉलम को मार्क करने के बाद आप क्या करेंगे, आप मार्क करेंगे पिवट एलिमेंट को। तो इससे पहले एक और स्टेप ऐड कर लें, क्योंकि वैसे तो वो नहीं बनता, लेकिन ये है कि यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि आप लोग भूल जाएंगे जी। पिवट कॉलम को मार्क करने के बाद आप क्या करेंगे, आप रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो ये सारी बातें जो हैं, जो मैंने आपके सामने लिखी हैं, इन्हें हम प्रॉब्लम के अंदर अप्लाई करेंगे। फिलहाल वक्त के लिए आपको ये स्टेप्स मालूम होना ज़रूरी है कि हम स्टेप्स कैसे सॉल्व आउट करेंगे। पांचवा स्टेप स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, हम मार्क करेंगे पिवट एलिमेंट, सॉरी पिवट रो। उस पिवट रो से हम क्या करेंगे, हम पिवट एलिमेंट निकालेंगे। और पिवट एलिमेंट निकालने के बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम फाइनली हम 7 पॉइंट में हम मार्क करेंगे कि हमारे पास लिविंग वेरिएबल कौन सा है। आइडेंटिफाई करेंगे हमारे पास लिविंग वेरिएबल कौन सा है और एंटरिंग वेरिएबल कौन सा है। ये दो बातें हम करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको ये स्टेप्स लिख लिए होंगे आपने, और लिखने के बाद अब हम इन्हें प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे। सबसे स्टेप नंबर 1 हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, हम क्या करेंगे, स्लैक वेरिएबल्स को देखेंगे कि स्लैक वेरिएबल्स आखिर क्या हैं। तो स्टेप 1A की तरफ मैं अब मूव करने लगा हूँ। स्लैक वेरिएबल्स में स्टूडेंट्स क्या होगा कि आपने ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं इन्हें ख़त्म करना है, इन्हें आपने इक्वल में कन्वर्ट करना है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा इन स्लैक वेरिएबल्स। यहाँ आप लिखेंगे द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज़, क्या करेंगे, ये 3x1 माइनस 2x2 इन्हें भी आप क्या करेंगे, दूसरी तरफ ले आएंगे z की तरफ। तो जब ये आपके पास z की तरफ आ जाएंगे, सॉरी ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया प्रॉब्लम, ज़रा मैंने ये रॉन्गली, नहीं ठीक है, यही प्रॉब्लम है। चलें अभी इसी को सॉल्व कर लेते हैं। वैसे प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे दूसरा लिखना था, लेकिन मैंने ये वाला लिख लिया। तो अब हम इसी को सॉल्व करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन स्टूडेंट्स आपके पास कैसे बनेगा, ये स्टेप 1 है हमारे पास, जिसमें हम स्लैक वेरिएबल्स को लिख रहे हैं।
तो क्या करेंगे, ये 3x1 माइनस 2x2 इन्हें आप क्या करेंगे, दूसरी तरफ ले आएंगे। तो जब ये दूसरी तरफ आएंगे तो ये क्या बन जाएंगे, -3x1 एंड -2x2 विच इज़ इक्वल टू 0। ये तो जी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात ख़त्म हो गई। अब हम आगे आ रहे हैं कंडीशंस की तरफ। कंडीशंस में स्टूडेंट्स क्या है आपके पास, कंडीशंस में यहाँ पे आपके पास 2 है, 2x2। तो कंडीशंस में स्टूडेंट्स आपको क्या होगा, ये +6 है, ये इस तरफ आके क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। मीन्स ये आपके पास आ गया x1 + 2x2। और यहाँ पे अब आप एक स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं जिसका नाम आप रखेंगे s1, सो विच इज़ इक्वल टू 6। मतलब ये इनइक्वालिटी आपके पास इस स्लैक वेरिएबल को ऐड करने के बाद किस में चली जाएगी, इक्वल में चली जाएगी। सिमिलरली आपके पास आ जाएगा 2x1 + x2 प्लस, अब s1 आपने दे चुके हैं तो अब आप क्या करेंगे, आप इस s1 की जगह पे तो 0 लिख देंगे, ठीक है, 0 s1। और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, s2 एंड सिमिलरली इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या आ गया, 8 आ गया। एंड अब आप थर्ड इक्वेशन लिखने वाले हैं। थर्ड इक्वेशन आपके पास आ जाएगी -x1 + x2 + 0s1 + 0s2 प्लस, अब s1 और s2 आप दे चुके थे तो आपके पास थर्ड वन क्या आ जाएगा, s3 आ जाएगा। तो विच इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ गया है, विच इज़ इक्वल टू 1। एंड आपके पास एक और इक्वेशन है x2 < = 2। तो x2 < = 2 के लिए आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सिंपली आप सिर्फ x2 ही है आपके पास, तो यहाँ आपने लिखा x2 प्लस, ये सारे के सारे 0 हो जाएंगे, एंड प्लस s4 विच इज़ इक्वल टू 2 आपके पास आ गया। सो दिस वन इज़ योर, यहाँ से इक्वेशंस को नाम देना शुरू करें। दिस वन इज़ योर इक्वेशन नंबर 1, दिस वन इज़ इक्वेशन नंबर 2, दिस वन इज़ इक्वेशन नंबर 3, दिस वन इज़ इक्वेशन नंबर 4 एंड दिस वन इज़ इक्वेशन नंबर 5। तो टोटल आपके पास स्टूडेंट्स कितनी इक्वेशंस बन गई हैं, z को मिला के आपके पास टोटल 5 इक्वेशंस बन चुकी हैं। अब हमने ये स्लैक वेरिएबल्स तो दे दिए, ठीक है, जहाँ पे मैंने ये ज़ीरोज़ लिखे हैं वो आपको समझाने के लिए लिखे थे, मैंने रेस कर देता हूँ ताकि हम अच्छे तरीके से ट्रिकी वे से इसको सॉल्व आउट कर सकें, ठीक है। ये भी मैंने रिमूव कर दिया, यहाँ से ये भी रिमूव कर दिया, और बस वही आपके पास सिर्फ छोड़ दिया। जी, यहाँ पे आपके पास +s2 है, ठीक है जी। अब देखें, यहाँ पे एक बात समझने वाली है। समझने वाली बात क्या है कि इक्वेशन नंबर 1 में आपको नज़र आ रहा है कि s1 s2 s3 s4 चारों के चारों आपके पास यहाँ पे क्या हैं, 0 हैं। इक्वेशन नंबर 2 में आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे z0 है, z0 है, s2 s3 s4 आपके पास 0 हैं। इसी तरह s1 s3 और s4 आपके पास 0 हैं। मतलब ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मतलब अगर s1 अवेलेबल है तो इसका मतलब है बाकी तीनों 0 होंगे, अगर s2 अवेलेबल है तो इसका मतलब है बाकी आपके पास 0 होंगे, अगर s3 अवेलेबल है तो इसका मतलब है बाकी आपके पास 0 होने वाले हैं, और अगर s4 अवेलेबल है तो बाकी सारे आपके पास 0 होने वाले हैं। तो ये जी आपके पास था स्लैक वेरिएबल्स को हम किस तरह से इंट्रोड्यूस करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हमने स्टेप 1 अपना किस तरह से मुकम्मल किया। अगर आप क्या करें, आप पुट कर लें x1 = 0 = x2, मतलब x1 और x2 अगर आप 0 पुट कर लें इन इक्वेशन नंबर 1 to 5, मतलब इन पांचों इक्वेशंस में अगर आप x1 और x2 को 0 के इक्वल पुट कर लें तो आपको नज़र आएगा कि z आपके पास क्या आएगा, 0 आ जाएगा, s1 आपके पास क्या आ जाएगा, s1 आपके पास आ जाएगा 6, s2 आपके पास क्या आ जाएगा 8, s3 आपके पास क्या आ जाएगा 1, और s4 आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, s4 आपके पास आ जाएगा 2। तो आई होप के फर्स्ट स्टेप आप सबको समझ आ गया होगा। अगर किसी ने यहाँ पे कोई सवाल पूछना है फर्स्ट स्टेप के रिलेटेड तो वो यहाँ पे पूछ सकता है। आई होप कि आपको सबको समझ आ गया होगा। मूव करते हैं इसे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने टेबल ड्रा करना है। अब हम अपने टेबल की तरफ जा रहे हैं।
ये टेबल हम देखें अब किस तरह से ड्रा करेंगे। जी, टेबल के लिए मैं सबसे पहले टेबल ड्रा कर लेता हूँ ताकि हमारे लिए मसला ना हो कोई। जी, जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं, इस तरह से आपने एक टेबल ड्रॉ कर लेना है। टेबल में यहाँ पे आप लिखेंगे बेसिक, यहाँ आप लिखेंगे जितने भी आपके पास वेरिएबल्स हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिला के। यहाँ आपके पास आ गया z, यहाँ आपके पास आ गया x1, यहाँ आपके पास आ गया x2, और उसके बाद जितने भी आपके पास s हैं, s1 आपके पास आ गया, s2 आपके पास आ गया, s3 आपके पास आ गया। ये तो और बढ़ाना पड़ेगा हमें, हम इसे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब मज़ीद थोड़ा सा रह गया है, टेबल कंप्लीट कर लेते हैं इसे। जी, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी S4, और यहाँ आपके पास आ गया राइट हैंड साइड, और यहाँ आप निकालेंगे रेशियो। अगेन यहाँ पे भी उसी तरह से तमाम वेरिएबल्स लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, z लिखेंगे जो स्लैक वेरिएबल्स हैं आपके पास। अब यहाँ सिर्फ वही लिखेंगे, आपके पास स्लैक वेरिएबल्स आपके पास हैं S1, S2, S3 और S4, ये आपके पास स्लैक वेरिएबल्स थे। तो सिर्फ आप यही लिखेंगे। तो हम रेस कर देते हैं नीचे वाले को, जितना हिस्सा है।
हाँ जी स्टूडेंट्स, टेबल की समझ आ गई होगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे बेसिक वेरिएबल्स लिखने, और यहाँ आप क्या लिखेंगे, यहाँ आप जो स्लैक वेरिएबल्स हैं वो लिखेंगे। और अब आप कैलकुलेशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है जी। जो आपकी मेन क्या है कैलकुलेशन हैं, अब आप उनकी तरफ जा रहे हैं। तो कैलकुलेशन में स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले आप कैसे पुट आउट करेंगे। आपने जो आपने इक्वेशंस अभी अभी बनाई, आप अपनी इक्वेशंस की तरफ चलेंगे। आपने इन्हें कॉलम वाइज फिल करना है। वैसे तो फिल करने के इसके काफ़ी तरीके होते हैं। कॉलम वाइज आप इसे फिल करेंगे तो आपने देखा कि कॉलम वाइज जब आप इसे फिल करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन में सिर्फ जी आपको दिया हुआ, बाकी किसी भी इक्वेशन में आपके पास जी नहीं है। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप सिर्फ यहाँ पे 1 लिखेंगे। आप सिर्फ यहाँ जी के नीचे जी पे 1 लिखेंगे, बाकी ये सारे आपके पास क्या होने वाले हैं, सारे के सारे आपके पास क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इसी तरह से आपने देखा कि जो x1 वाला कॉलम है, x1 वाला कॉलम में आपके पास जी वाला जो फंक्शन है, वहाँ तो x1 आपके पास 3 दिया हुआ, -3 दिया हुआ है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, -3। मतलब आप पूरा का पूरा क्या कर रहे हैं, x1 वाला कॉलम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो आपने देखा कि x1 वाले कॉलम में क्या 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 वैल्यू थी, -3 थी, 1 थी, 2 -1 ये थी, -3 1 2 1 2 -1, और S4 में आपके पास कुछ भी नहीं था तो 0 आ जाएगा। इसी तरह से अब आप x2 की वैल्यू पुट करेंगे। x2 में अगर आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखें तो आपके पास x2 में जो वैल्यूज़ थी वो क्या थी, 2 2 1 1 और 1। तो यहाँ पे आप यही पुट कर देंगे, आपके पास आ जाएगा -2 2 और 1 1 एंड 1। अब आप S1 पे आ जाएं तो ये तो आपको सिंपली पता है कि यहाँ आपके पास सिर्फ जो इक्वेशन नंबर 1 थी वहाँ आपके पास S1 था, ठीक है। ये देखें ना, आपके पास ये 1 2 3 4 ये आपके पास 5 इक्वेशंस थी। तो सिर्फ इक्वेशन नंबर 2 में S1 था, बाकी सारे के सारे आपके पास क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। इसी तरह से सिर्फ और सिर्फ क्या था, इक्वेशन नंबर 3 में S2 था, तो बाकी सारे ये आपके पास क्या आने वाले हैं, 0 आने वाले हैं। सिमिलरली सिर्फ और सिर्फ क्या था, जो इक्वेशन नंबर 4 थी वहाँ पे आपके पास 1 था, बाकी देखिए ये किस्म का आपके पास कौन सा मैट्रिक्स बन रहा है। अगर आप ये फर्स्ट वाली रो को छोड़ दें तो बाकी आपके पास देखिए कौन सा मैट्रिक्स बन रहा है, आपको पता चल जाना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है। इसी तरह जब आप S4 की तरफ जाएंगे तो ये 0 0 0 और ये आपके पास क्या होने वाला है, आपके पास 1 होने वाला है, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड लिखेंगे, तो टेबुलर वैल्यूज़ में हम राइट हैंड साइड लिखने वाले हैं जी। राइट हैंड साइड आप सबको मालूम है, राइट हैंड साइड से आपके सामने भी लिखी हुई है। जी फंक्शन में राइट हैंड साइड कोई नहीं थी तो वहाँ हमने 0 लिख दिया। उसके बाद इक्वेशन नंबर जो आपके पास 2 थी वहाँ राइट हैंड साइड 6 थी, हमने 6 लिख दिया। उसके बाद राइट हैंड साइड 8 थी, हमने 8 लिख दिया एंड 0। एंड राइट हैंड साइड आपके पास क्या थी, 1 थी, हमने कुछ इस तरह से लिख दिया। एक बार दोबारा से प्रीवियस चलते हैं और देखते हैं कि हमने टेबल ठीक फिल किया है। देखें स्टूडेंट्स, हमने टेबल किस तरह से फिल किया। आपके पास ये 5 इक्वेशंस थी, आपने देखा कि इस जी के नीचे और तो कोई ज़ीरो नहीं है ना, सिर्फ इक्वेशन नंबर 1 में जी है। तो हमने क्या किया, सिर्फ फर्स्ट 1 इक्वेशन के लिए मतलब सिर्फ यहाँ 1 लगाया, बाकी ये तमाम आपके पास क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इसी तरह से अब हम x1 की तरफ आ रहे हैं। x1 में आपने देखा कि कौन कौन से हैं आपके पास वेरिएबल, एक -3 था, 1 था, 2 मतलब -3 1 2 -1 -3 1 2 -1। देखिए -3 1 2 -1 और फोर्थ 1 के लिए आपके पास 0 था तो आपने 0 लिख दिया, है ही नहीं था तो आपने 0 लिख दिया। अब x2 के लिए आ जाएं। x2 के लिए देखें, x2 में स्टूडेंट्स देखें इक्वेशन नंबर 1 से स्टार्ट करें। देखें क्या क्या है, -2 2 1 1 1। तो -2 2 1 1 और 1 आपके पास आ गया, -2 2 1 1 1। अब आप S1 पे आ जाएं। तो S1 के लिए तो मैंने आपको क्या बताया कि अब इतना हिस्सा आगे लिखना आसान है। उसके लिए आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, याद रखेंगे तरीकाकार कि जो फर्स्ट रो है, जो फर्स्ट इक्वेशन होगी वो तो आपके पास 0 हो गई है। बाकी आपने क्या करना है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या लें आपने बना लेना। मतलब S1 के लिए 1 आया, बाकी सारे 0, S2 के लिए 0 आया, बाकी आपके पास 1 और 0 0। इसी तरह S3 के लिए आपके पास 0 0
10 और यहाँ आपके पास सारी की सारी क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड आ जाएगी। प्रॉब्लम में चलते हैं और देखते हैं कि राइट हैंड साइड हमारे पास यही थी। देखें राइट हैंड साइड 06812, तो 06812 यही हमने पुट किया जी। 068 यहाँ पे 1 आता है राइट हैंड साइड में, हमने ये गलत पुट कर दिया। राइट हैंड साइड में यहाँ पे 1 आता है। जीरो सिक्स एट यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 और यहाँ आपके पास आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आई होप के स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी कि हमने टेबल किस तरह से बनाना है। तो ये तो जी हमारे पास था इसका स्टेप नंबर 2। अब हम इसके स्टेप नंबर 3 की तरफ चलेंगे। स्टेप नंबर 3 हमारे पास देखें क्या है। पहला स्टेप आपने किया सिलेक्ट वेरिएबल्स, दूसरा स्टेप आपने क्या किया मेक टेबल। अब तीसरा स्टेप क्या है, मार्क पिवट कॉलम। आपने क्या करना है, मार्क करना है पिवट कॉलम को। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखें कि पिवट कॉलम आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। मैक्सिमाइज के केस में, क्योंकि अब आपके पास जो फंक्शन दिया क्वेश्चन दिया हुआ वो दिया हुआ है मैक्सिमाइज। तो मैक्सिमाइज के केस में स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने देखना है कि सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। तो आपने मतलब इक्वेशन नंबर 1 में आपने देखा सबसे छोटा एलिमेंट आपके पास आ रहा है -3, ठीक है ना। सबसे छोटा एलिमेंट क्या आ रहा है आपके पास -3। जी इक्वेशन की जो रो है, मतलब इक्वेशन नंबर 1 की जो रो है, वहाँ आपने देखना है कि सबसे छोटा एलिमेंट आपके पास कौन सा है। वही छोटा एलिमेंट आपके पास क्या बना देगा, पिवट कॉलम आपके पास बना देगा। तो दिस वन इज़ योर पिवट कॉलम। मैं इसे ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। दिस वन इज़ योर पिवट कॉलम। यहाँ पे मैंने लिख दिया पिवट कॉलम। अब पिवट कॉलम तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब अगला स्टेप क्या है, कैलकुलेट रेशियो। आपने रेशियो कैलकुलेट करनी है। अब स्टूडेंट्स रेशियो किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे वो तरीकाकार ज़रा समझें। आपने सिंपली क्या करना है, राइट हैंड साइड को पिवट कॉलम के एलिमेंट्स के साथ डिवाइड कर देना है, रेशियो ले लेनी है, ठीक है। जब आप 0 को -3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 0। वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आप क्या लगा देंगे, एक बड़ा सा क्रॉस लगा देंगे। इसी तरह से अब आगे रेशियो क्या बन रही है, 6 डिवाइडेड बाय 1। तो 6 डिवाइडेड बाय 1 आपके पास क्या आ गया 6। यहाँ आपने क्या लिख दिया 6 लिख दिया रेशियो में। इसी तरह से 8 डिवाइडेड बाय 2, 8 रेशियो 2, 8 की 2 से आप रेशियो लेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा। इसी तरह से 1 डिवाइडेड बाय -1, तो ना तो आपने नेगेटिव वाले लेने हैं ना ही आपने 0 लेना है। तो जब भी नेगेटिव आएगा आप क्या लगा देंगे, एक बड़ा सा क्रॉस लगा देंगे। इसी तरह से 2 डिवाइडेड बाय 0 इन्फिनिटी आ रहा है, तो इन्फिनिटी के केस में भी आप क्या करेंगे, आप लगा देंगे एक बड़ा सा क्रॉस। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। हम रेशियो के स्टेप तक पहुंच गए। अब अगला स्टेप स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास स्टेप है पिवट एलिमेंट। अब आपने मेक पिवट रो। अब पिवट रो आपने बतानी है। तो पिवट रो स्टूडेंट्स आप कैसे बताएंगे, आपने देखना है रेशियो वाले में। पिवट रो के लिए आप क्या करेंगे, रेशियो वाले खाने में देखेंगे सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है। तो आपने देखा रेशियो वाले खाने में, रेशियो वाले कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा था, सबसे छोटा एलिमेंट था 4। अब इस 4 वाली जो रो होगी ये आपके पास क्या कहलाएगी, 4 वाली जो रो होगी ये सारी की सारी आपके पास क्या कहलाएगी, ये आपके पास कहलाएगी पिवट रो। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। मैं इसे ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ। ये आपके पास क्या कहलाएगी, पिवट रो कहलाएगी। ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। जी अब आगे वो क्या कह रहा है कि अगला स्टेप आपका क्या है, आपने आइडेंटिफाई करना है पिवट एलिमेंट। तो आपने देखना है कि पिवट कॉलम में पिवट रो का कौन सा एलिमेंट आ रहा है। तो वो आपके पास एलिमेंट आ रहा है 2। तो इसका मतलब है
कि ये पिवट एलिमेंट, पिवट रो और पिवट कॉलम, पिवट रो और पिवट एलिमेंट आपके पास क्या आ गया है, 2 आ गया है। तो यहाँ आप हम साइड पे लिख लेंगे कि हमारे पास जनाब पिवट एलिमेंट आ चुका है। पिवट एलिमेंट हमारे पास क्या आ गया जी, 2 आ गया। ये हमने 2 यहाँ पे लिख दिया। ये इस 2 की बड़ी इंपॉर्टेंस है, हम आगे इसी 2 को लेके चलेंगे और कोशिश करेंगे कि मज़ीद आपको ये समझ आ सके। तो जी फर्स्ट टेबल में आपने जितना काम करना था वो आपने कर लिया। हाँ, एक काम रह गया कि एंटरिंग और लीविंग वेरिएबल आपने देखना है। 7 पॉइंट आपके पास क्या लिखा हुआ है, एंटरिंग वेरिएबल एंड लिविंग वेरिएबल। तो एंटरिंग वेरिएबल और लिविंग वेरिएबल स्टूडेंट्स कौन सा होगा, अब वो ज़रा आप देखेंगे। ठीक है जी, आप क्या करेंगे, जो पिवट एलिमेंट और पिवट रो, जो पिवट एलिमेंट होगा इसके क्रॉसपॉन्ड आपने देखना है स्लैक वेरिएबल कौन सा है। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो भी स्लैक वेरिएबल होगा वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास होगा लीविंग वेरिएबल। मतलब आपने उसे क्या करना है, निकाल देना है और उसकी जगह पे एंटर क्या करना है, उसकी जगह पे, मैं क्या कह रहा हूँ, उसकी जगह पे मतलब S2 को आपने यहाँ से निकाल देना है। जब आप अगला टेबल बनाएंगे उसमें से S2 को आपने निकाल देना है और उसकी जगह पे आपने एलिमेंट कौन सा एंटर करना है, जो पिवट कॉलम का जो वेरिएबल होगा वो आपने एंटर कर देना है। मतलब आप क्या करेंगे, S2 को निकाल के उसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे, आप X1 लिखेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी कि हमने फर्स्ट टेबल कैसे बनाया। अब हम अपने सेकंड टेबल की तरफ जा रहे हैं। मैं पहले कॉलम्स गिन लूँ। जी स्टूडेंट्स, अब हम टेबल नंबर 2 की तरफ मूव करने लगे। अब टेबल नंबर 2 में आपने क्या करना है, प्रोसेस सारा वही है, बस एक बात बीच में ऐड हो जाएगी। हम यहाँ पे लिविंग वेरिएबल और एंटरिंग वेरिएबल का थोड़ा सा सहारा लेने लगे हैं। हमने प्रीवियसली देखा कि हमारे पास जो लिविंग वेरिएबल था वो S2 था और जो एंटरिंग वेरिएबल था वो हमारे पास क्या था, X1 था। तो अब हम अपना लिविंग वेरिएबल और लिखने लगे हैं एंटरिंग वेरिएबल को। तो लिविंग वेरिएबल में आपके पास Z उसी तरह रहेगा, S1 भी उसी तरह से रहेगा और S2 आपने लीव कर दिया हुआ, उसकी जगह पे आपने एंटर किया है X1 को, तो आपने क्या लिख दिया, X1 लिख दिया। इसी तरह से आपके पास आ जाएगा S3 और यहाँ आपके पास आ जाएगा S4। जी तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास था जी टेबल नंबर 1। अब इस टेबल नंबर 1 में अगर कोई गलती है तो आप मुझे बताएं। तो टेबल नंबर 1 में हमने क्या किया था, हमने ये बताया था कि ये हमारे पास है पिवट कॉलम। पिवट कॉलम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि सबसे लोवेस्ट एलिमेंट Z में हमारे पास -3 था, तो इस वजह से ये आपके पास क्या बन जाएगा, पिवट कॉलम बन जाएगा। अब हमने फिर नेक्स्ट मूव किया रेशियो की तरफ। रेशियो में आपने क्या करना होता है, आपने डिवाइड करना होता है राइट हैंड साइड को पिवट कॉलम के एलिमेंट्स के साथ। जब आपने डिवाइड किया तो ये आपके पास रेशियो बन गई। अब इस रेशियो में आपने क्या करना है, इस रेशियो की मदद से आपने पिवट रो को फाइंड आउट करना है। तो आपने देखा कि पिवट जो ये रेशियो आपके पास आई है, इसमें सबसे छोटा एलिमेंट आपके पास था 4। तो 4 के क्रॉसपॉन्डिंग जो रो आपके पास बन रही है वो कौन सी है, S2 वाली। तो ये जो S2 वाली रो है ये आपके पास क्या बन जाएगा, पिवट रो बन जाएगा। और इसमें जो पिवट कॉलम के अंदर एलिमेंट आ रहा है वो आपके पास क्या बन जाएगा, पिवट एलिमेंट बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ अब आपने थोड़ा सा दिमाग को खोलना है, क्योंकि हम अब यहाँ मूव करने लगे हैं HLN फॉर्म की तरफ। HLN फॉर्म में स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है, HLN फॉर्म में आपने क्या करना है, इस पिवट एलिमेंट को आपने 1 बनाना है। इस पिवट एलिमेंट को आपने क्या करना है, आपने 1 बनाना है और 1 बनाने के बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर भी 0 बनाने हैं और इसके नीचे भी 0 बनाने हैं। मैं क्या करूँगा, क्योंकि टेबल नंबर 1 हम प्रीवियसली ड्रॉ कर चुके हैं, मैं यहीं पे इसी टेबल के अंदर रेस करके वैल्यूज़ को पुट आउट कर दूंगा और उन्हें फिर प्लस माइनस करता जाऊंगा। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि यहाँ पे सर क्या करने वाले हैं। तो जी स्टूडेंट, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो पिवट एलिमेंट है, अब हम ये टेबल नंबर 2 है जी, ये 1 पहले मैंने लिखा, अब मैं इसको 2 करने लगा हूँ।
तो जहाँ पे किसी को कोई मसला होगा माइक अनम्यूट करके मुझसे पूछिएगा, क्योंकि मैं चैट को ओपन नहीं करूँगा, ठीक है। तो आपने सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करना है, इस पिवट एलिमेंट को 1 बनाना है। अब इस पिवट एलिमेंट को 1 बनाने के लिए आपको यकीनन क्या करना पड़ेगा, डिवाइडिंग बाय 2 करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो आप क्या करें, और अब मैं लिविंग और एंटरिंग वेरिएबल पहले लिख लूँ यहाँ पे जी, S2 की जगह पे था, और यहाँ आपके पास X2 आ गया। X1 जी, सबसे पहले आप क्या करेंगे जी, इस पिवट एलिमेंट को 1 बनाएंगे। अब इसे 1 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, डिवाइडिंग करेंगे x1 बाय 2। x1 को आपने 2 से क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। तो जब आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे, देखें फिर स्टूडेंट्स आपके पास क्या बनेगा, ये तो आपके पास 0 ही आ गया, और यहाँ आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ आपके पास बन जाएगा जी, यहाँ आपके पास बन जाएगा 1, यहाँ आपके पास बन जाएगा 1/2, यहाँ पे आपके पास 0 ही बनेगा, यहाँ पे आपके पास 1/2 बन जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 0, और यहाँ आपके पास क्या बन जाएगा, 8 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास 4 बन जाएगा। तो जस्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, यही चीज़ें जो भी हमने डिस्कस की वो पुट कर देंगे। डिवाइडिंग बाय 2 करने के बाद यहाँ आपके पास आ गया 1, यहाँ आपके पास आ गया 1/2, ये 0 ही है, यहाँ पे भी 1/2 आ गया, ये भी 0, ये भी 0, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ आपके पास बन जाएगा 4। है सबसे फर्स्ट स्टेप हमने यहाँ पे किया है टेबल नंबर 2 में। टेबल नंबर 2 में फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था, हमने क्या किया, डिवाइडिंग बाय 2 कर दिया ऑन बोथ साइड्स, मतलब पूरी रो को आपने x1 जो पूरा था उस पूरे को आपने 2 से डिवाइड किया, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 0 1 1/2 0 1/2 एंड दिस वैल्यू। ये आपको फर्स्ट स्टेप आई होप के समझ आ गया होगा। अब आपने क्या करना है, ये जो पिवट एलिमेंट था इसके ऊपर भी 0 बनाना है और इसके नीचे भी 0 बनाना है। अब ऊपर 0 बनाने के लिए स्टूडेंट्स आप क्या ऑपरेशन लगाएंगे, हम रो ऑपरेशन ही लगाने वाले हैं। इस S1 को जब आपने 0 बनाना है तो इसके लिए ऑप ऑपरेशन, कौन सा ऑप ऑपरेशन क्या यूज़ करेंगे, ऑप ऑपरेशन यूज़ करेंगे S1 माइनस x1, एक ये ऑपरेशन यूज़ करेंगे। यहाँ आपने 0 बनाना है तो यहाँ ऑपरेशन आप कौन सा यूज़ करेंगे, z प्लस 3x1, वही रो और कॉलम ऑपरेशन हैं ये। उसके बाद फोर्थ वन ऑपरेशन स्टूडेंट्स आप कौन सा लगाएंगे, इस -1 की जगह पे, क्योंकि इस 1 के रिस्पेक्ट से आप कर रहे हैं ना, तो सिंपली आप क्या करेंगे, S3 प्लस x1 आप करेंगे। और फिफ्थ ऑपरेशन स्टूडेंट्स आप यहाँ पे क्या, वो ऑलरेडी 0 है तो वहाँ आपकी तरफ आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आपने ये फर्स्ट स्टेप तो कर लिया डिवाइडिंग x1 बाय 2, तो उसके लिए आपके पास ये बन गया, ठीक है। और अब हम सेकंड स्टेप S1 माइनस x1, मतलब इन दोनों को आपस में आप माइनस कर रहे हैं, तो 0 माइनस 0 तो आपके पास 0 आ गया, 1 माइनस 1 ये भी आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया 0। अब 2 माइनस 1/2 जी स्टूडेंट्स, 2 माइनस 1/2 आप करेंगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, 3/2 बन जाएगा। उसके बाद 1 माइनस 0 आपके पास 1 ही बनने वाला है, 0 माइनस 1/2 तो ये आपके पास क्या बनने वाला है, -1/2, ठीक है। इससे रेस कर लेते हैं, बाद में चलें आखिर में रेस कर लेंगे एक ही बार। और ये आपके पास आ गया 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0 6 माइनस 4 6 माइनस 4, तो ये आपके पास क्या बनने वाला है, आपके पास बनने वाला है 2 बनने वाला है। तो इसको क्या करते हैं जी, आप रेस कर लेते हैं बाकी वैल्यूज़ को जी। तो 1/2 भी इसे इतना करके लिख लेंगे, ओहो यहाँ -1/2। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सेकंड जो मैंने किया है ऑपरेशन इसकी समझ आ गई होगी। क्या आपके पास बन गया S1 0 0 3/2 और 1 -1/2 0 0 2, एंड यहाँ आपके पास रेशियो भी चेंज हो जाएगी ना आपके पास, ठीक है। रेशियो ये हम बाद में देखेंगे रेशियो का, ठीक है। रेशियो मैं मुकम्मल यहाँ पे रेस कर दूंगा क्योंकि इसको अगले स्टेप में हमें ज़रूरत पड़ेगा रेशियो का। ये पूरे का पूरा रेशियो हम रेस कर देते हैं,
ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट के ऊपर जा रहे हैं। थर्ड मैंने ऑपरेशन क्या यूज़ करना है, z1 प्लस 3x1, मतलब यहाँ मुझे ज़ीरो बनाना है। तो इधर ज़ीरो बनाने के लिए स्टूडेंट्स मैं क्या करूँगा, मैंने ऑपरेशन लगाया z1 प्लस 3x1। z1 प्लस 3x1 करेंगे मतलब -3 और +3 आप करेंगे तो ये तो आपके पास क्या होने वाला है, ये आपके पास होने वाला है 0। और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, z1 प्लस मतलब यहाँ आप आ रहे हैं तो z1 की आपके पास देखें स्टूडेंट्स क्या वैल्यू है, आपके पास वैल्यू है z1 का -2 प्लस 3, x1 का वैल्यू आपके पास है 1/2। तो इन्हें जब आप करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -2 प्लस 3/2, तो ये आपके पास आ गया -4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, और ये आपके पास क्या आ जाएगा -1/2। तो यहाँ आपके पास क्या बन गया, -1/2 बन गया। ठीक है, अब इसी तरह से आप अब यहाँ इस एलिमेंट पे आ गए तो 0 माइनस 0 आपके पास 0 ही आने वाला है। उसके बाद आप यहाँ आ गए तो यहाँ आपने आया तो 0 -3/2, 0 -3/2 आपके पास आ गया जी, सॉरी यहाँ पे है ना हम, सॉरी प्लस कर रहे हैं हम, 0 + 3/2, तो यहाँ आपके पास आ गया +3/2 एंड 0 + 0 आपके पास अगेन 0 आने वाला, आगे वाले ये सारे आपके पास 0 ही आने वाले हैं। राइट हैंड साइड जस्ट हम देख लेते हैं, राइट हैंड साइड पे आपके पास है 0 + 12, तो यहाँ आपके पास क्या आएगा 12 आएगा। तो बाकी जो है वो मैं रेस कर देता हूँ, यहाँ 0 है, ये 1/2 है, मैं मुकम्मल 1/2 ही लिख लूँगा, ये 0 ठीक है, ये 0 भी रेस कर दिया, ये ज़ीरोस भी ठीक हैं, यहाँ पे 0 0 और यहाँ आपके पास 12 है। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ लिख लेता हूँ वैल्यूज़ को। x2 की वैल्यू आपके पास आ गई -1/2 और s1 आपके पास ये 0 है और s3 भी आपके पास 0 है और यहाँ आपके पास 12 है। आखिर में हम रेशियो बाद में देखेंगे जी। यहाँ पे भी आपने 0 बना दिया, यहाँ भी आपने 0 बना दिया। अब बारी आ जाती है इसकी, थर्ड ऑपरेशन आप क्या लगा रहे हैं, s3 + x1, s3 + x1, मतलब इन दोनों को आपस में आप ऐड कर रहे हैं तो 0 - 0 ये तो आपके पास 0 ही होने वाला है। ठीक है, 0 - 0 आपके पास तो 0 ही होने वाला है, तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, यहाँ मैंने 0 लिख दिया। उसके बाद 1 + 1/2, तो ये आपके पास मालूम है आपको 3/2 होने वाला है, आपने 3/2 लिख दिया। 0 + 0 आपके पास 0 होने वाला है एंड आगे 0 + 1/2, तो ये भी आपके पास 1/2 होने वाला है और 1 + 0 आपके पास 1 होने वाला है और ये 0 होने वाला है। 4 + 1 आपके पास 5 होने वाला है। तो ये बाकी वैल्यूज़ को मैं क्या करता हूँ, रेस कर देता हूँ। जी, आई होप स्टूडेंट्स आपको टेबल नंबर 2 की समझ आ रही है। ये वैल्यूज़ आपके पास बन, अब देखें इस 1 के ऊपर भी आपने 0 बना दिए, इस 1 के नीचे भी आपने 0 बना दिए, तो आपके पास जो सारा मामला है वो हल हो चुका है। अब इस टेबल को हम अच्छे तरीके से अगले पेज के ऊपर ड्रा करते हैं और लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास पिवट कॉलम क्या है। अब ये जस्ट आपने अभी तक टेबल बनाया है, अब अगेन आपने उसी तरह से पिवट कॉलम पिवट रोज को आइडेंटिफाई करना है। तो अब आपने अगेन वही सारा प्रोसेस जो आपने पिछले जो थे क्वेश्चन वहाँ किया था, आप वही सारा प्रोसेस यहाँ पे करेंगे। आपने देखना है कि जी वाली रो में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो आपने देखा सबसे छोटी वैल्यू तो नेगेटिव वाली ही होने वाली है। इसका मतलब है दिस वन इज़ योर पिवट कॉलम, ये आपके पास क्या होने वाला है, पिवट कॉलम होने वाला है। और यहाँ पे अब आपने क्या करना है, पिवट कॉलम तो आपके पास आ गया, पिवट कॉलम आने के बाद आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड को डिवाइड करना है पिवट कॉलम के एलिमेंट्स के साथ, ताकि आपके पास रेशियो आ सके। तो जब आप माइनस से डिवाइड करेंगे आंसर माइनस ही आएगा, तो यहाँ तो रेशियो आपके पास कैंसिल हो जाएगी। फिर आपने क्या करना है, 2 डिवाइडेड बाई 3/2, 2 डिवाइडेड बाई 3/2 अगर आप करें तो ये आपके पास आ जाएगा 4/3। इसी तरह से 4 डिवाइडेड बाई 1/2 अगर आप करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। इसी तरह से 5 डिवाइडेड बाई 3/2 करेंगे तो ये आपके पास 10/3 आ जाएगा। और उसके बाद आप क्या करेंगे जी, 2 डिवाइडेड बाई
2 डिवाइडेड बाय 1 आप करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आपने क्या देखा कि सबसे जो छोटी वैल्यू आ रही है वो कहाँ आ रही है, 4/3 पे आ रही है। तो इसका मतलब है ये आपके पास क्या हो जाएगी, पिवट रो हो जाएगी। जिस तरह से ये पिवट कॉलम था आपके पास, ये आपके पास पिवट रो बन गया। ठीक है जी, पिवट रो। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा पिवट कॉलम और पिवट रो हमने कैसे लगाया। और ये अगर पिवट रो है तो इसका मतलब है कि ये आपके पास जो हुआ है ये आपके पास क्या कहलाएगा, पिवट एलिमेंट कहलाएगा। अब इस पिवट एलिमेंट को आपने क्या बनाना है, आपने आगे वही सारा अगेन प्रोसेस। इस पिवट एलिमेंट को आप क्या बनाएंगे, आप बनाएंगे इसे 1। इसे 1 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, अगले टेबल में आप इसे 1 बनाने के लिए डिवाइड कर देंगे 2/3 के साथ। जी क्या करेंगे, आप इसे डिवाइड कर देंगे 2/3 के साथ। और जब आप इसे 2/3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 1 बन जाएगा। फिर इस 1 के ऊपर भी और नीचे भी आपने क्या बनाना होगा, 0 बना। जी स्टूडेंट्स, अब टेबल नंबर 3 की हम प्रोसेसिंग करने वाले हैं। टेबल नंबर 3 में स्टूडेंट्स अगेन सारा प्रोसेस वही है जो आपने अभी अभी टेबल नंबर 2 में किया। और टेबल नंबर 2 में आपने क्या किया था कि जो आपके पास पिवट एलिमेंट था उसे आपने क्या बनाया था, आपने उसे 1 बनाया था। तो यहाँ पे पिवट एलिमेंट आपके पास क्या आ रहा है, 3/2 आ रहा है। अब इसमें जो पहला स्टेप आप करेंगे थर्ड टेबल में, वो आप क्या करेंगे, आप आपने सबसे पहले लिविंग और एंटरिंग वेरिएबल भी तो देखना है ना। आपने क्या करना है, लिविंग और एंटरिंग वेरिएबल भी देखना है। तो क्या करेंगे, ये S1 को यहाँ से लीव करेंगे किसको, S1 को, और एंटर करेंगे किसको, कौन से एलिमेंट को, x2 को। तो इस S1 को आप यहाँ से क्या करेंगे, लीव कर देंगे और इसकी जगह पे आप क्या लिख देंगे, x2 लिख देंगे। तो ये जी अब आपके पास, अब आप इस पर प्रोसेसिंग शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो पिवट एलिमेंट आपके पास आया है, इस पिवट एलिमेंट को आप 1 बनाएंगे। इसे 1 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, डिवाइडिंग करेंगे x2 को। ठीक है, x2 को आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड x2 बाय, किससे डिवाइड करेंगे आप, 3/2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 2/3 से करेंगे ना, रेसिप्रोकल से आप डिवाइड करेंगे, रेसिप्रोकल से। जी जब आप इसे रेसिप्रोकल से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है ये तो 0 होने वाला है, ये 0 होने वाला है। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 3/2 नहीं बचेगा, यहाँ फिर आपके पास आ जाएगा 1। और जब यहाँ आप रेसिप्रोकल से डिवाइड करेंगे तो ये 1 नहीं रहेगा, ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 2/3। और जब यहाँ आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये फिर आपके पास 1/2 नहीं रहेगा। ठीक है ना, जब आप इसे डिवाइड कर रहे हैं -1/2 को 2/3 के साथ, तो 2/3 से जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास। कैंसिल आउट हो गए, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, -1/3। मे भी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए, लेकिन तरीकाकार यही होगा। जब आप यहाँ डिवाइड करेंगे, ये तो 0 ही रहने वाला है। और जब आप राइट हैंड साइड से इसे डिवाइड करेंगे तो राइट हैंड साइड पे आप देखें तो आपके पास 2 लिखा हुआ है। तो 2 डिवाइडेड बाय 2/3, तो ये आपके पास आने वाला है 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2। ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ राइट साइड के ऊपर आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ राइट साइड पे आपके पास आ जाएगा 3। राइट साइड आपके पास क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी। नीचे रेस कर लेते हैं क्योंकि हमें स्टेप्स करने हैं। जी किसी ने कुछ पूछना है? जी ये आपका स्टेप नंबर 1 हो गया, आपने यहाँ 1 बना दिया। अब इस 1 के आपने ऊपर भी 0 बनाने हैं और इस 1 के आपने नीचे भी 0 बनाने हैं। जी क्वाइट टफ थोड़ा सा आपको देखने में नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ -1/2 है, यहाँ 1/2 है, यहाँ 3/2 है, यहाँ पे 1 है, लेकिन हमें बनाना तो पड़ेगा। तो उसके लिए देखें जी हम क्या करने वाले हैं, ऑपरेशंस में आपके सामने लिख रहा हूँ, इन ऑपरेशंस को आपने फॉलो करना है और ऑपरेशंस को फॉलो करते जाना है आपने। और फॉलो करने के बाद
जी, ऑपरेशंस को आपने फॉलो करते जाना है और फॉलो करने के बाद हम इसका अपना टेबल बना सकेंगे। तो देखें जी, सबसे सेकंड स्टेप इसमें क्या आएगा, यहाँ हम ज़ीरो बनाने वाले हैं। यहाँ ज़ीरो बनाने के लिए स्टूडेंट्स क्या होगा, आप यहाँ क्या ऑपरेशन लगाएंगे, आप यहाँ ऑपरेशन लगाएंगे z प्लस, देखें 1/2 है तो 1/2 आपको करना पड़ेगा, 1/2, थोड़ा रेस कर लेते हैं, स्पेस कम है यहाँ पे। जी, अब क्या करेंगे, यहाँ पे z प्लस 1/2, z प्लस 1/2 x2। थर्ड स्टेप, थर्ड आप ऑपरेशन इस पर क्या लगाएंगे, अब यहाँ आपको ज़ीरो बनाना है तो यहाँ ज़ीरो बनाने के लिए आप क्या करेंगे, x1 माइनस 1/2, x1 माइनस 1/2 x2। सिमिलरली यहाँ आपको 1 बनाना है तो यहाँ 1 बनाने के लिए आप क्या ऑपरेशन लगाएंगे, s3 माइनस 3/2 x2। उसके बाद यहाँ आपको 0 बनाना है तो ज़ीरो बनाने के लिए 1 माइनस 1 आपके पास डायरेक्टली ज़ीरो होने वाला है, तो यहाँ आप क्या लगाएंगे, s4 माइनस x2। तो आई होप कि आपको इन ऑपरेशंस की समझ आ गई है। तो जब स्टूडेंट्स आप ऑपरेशन लगा लेंगे तो ऑपरेशंस लगाने के बाद जो आपके पास टेबल बनेगा, क्योंकि ऑपरेशंस में मैं टेबल में आपको समझा चुका हूँ, तो जब आप ऑपरेशंस लगा लेंगे उसके बाद जो आपके पास टेबल बनेगा, मैं अब यहाँ पे वो टेबल ड्रॉ करने लगा हूँ। तो ज़रा गौर से देखिएगा कि इस टेबल में क्या वैल्यूज़ आएंगे, उसके बाद आपने मुझे कन्फर्म भी करना है आफ्टर सोल्यूशन। जी, बेसिक्स एज इट इज़ रहेगा, जी x1 x2 s1 s2 s3 s4, और यहाँ आपके पास अब ये राइट साइड नहीं है, अब ये आपके पास सोल्यूशन है, क्योंकि थर्ड वन के ऊपर आपके पास ये सॉल्व हो ही जाएगा, क्योंकि वेरिएबल्स आप ये, अब आपके पास क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेगा यहाँ पे। और यहाँ आपने एंटरिंग और लिविंग वेरिएबल्स आपने किए, जी तो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ x2 x1 s3 s4। जी, तो जब आप जो प्रीवियसली मैंने अभी ऑपरेशंस आपसे डिस्कस किए, जब आप उन ऑपरेशंस को सॉल्व आउट कर लेंगे तो ऑपरेशंस लगाने के बाद जो आपके पास टेबल बनेगा, वो टेबल वैल्यूज़ आपके पास आएंगी 1 0 0 0 एंड 0 0 0 1 एंड 0 0। उसके बाद 0 1 0 0 0, और फिर आपके पास s1 आ जाएगा 1/3 2/3 एंड -1/3। उसके बाद आ जाएगा -1
माइनस 2/3 और S2 के लिए आपके पास आ जाएगा 4/3 माइनस 1/3 2/3 2/3 तो यहाँ 1 आएगा आपके पास। और यहाँ आपके पास आ जाएगा 1/3 एंड सिमिलरली 0 0 0 1 एंड 0 एंड S4 आपके पास आ जाएगा 0 0 0 0 एंड 1 और राइट साइड आपके पास आ जाएगी स्टूडेंट्स 38 डिवाइडेड बाय 3 4/3 10/3 3 एंड 2/3। जी तो स्टूडेंट्स अब आपने देखा कि मैक्सिमम वैल्यू जो आपके पास आ रही है वो क्या आ रही है जी की 38/3 मतलब सोल्यूशन में आप देखें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है वो क्या है आपके पास 38/3। तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम वैल्यू आप जी इसका जो सोल्यूशन आप लिखेंगे सोल्यूशन आप कैसे लिखेंगे जी अगले पेज पे आ जाते हैं हम सोल्यूशन। तो z इज इक्वल टू आपके पास क्या है 38/3 इज द मैक्सिमम वैल्यू और ये वैल्यू कहाँ पे आपके पास आई है जी वैल्यू आपके पास ये कहाँ पे आई है एट x1 इज इक्वल टू 10/3 देखें एट x1 इज इक्वल टू 10/3 एंड x2 इज इक्वल टू 4/3 जी at x1 is equal to 10/3 and x2 is equal to 4/3। तो आई होप स्टूडेंट्स हम यहाँ पे आइट्रेशन को स्टॉप कर देंगे। अब स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या है वो आपने देखना है। स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या है कि आपके पास z में ये जो आपके पास z है इसमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। मतलब ये जो आपके पास पूरा z वाली रो है ना इसमें कोई भी आपके पास नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए ठीक है। स्पेशली ये जो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ S1 ये स्लैक वेरिएबल्स हैं इनमें कोई इतना फ़र्क नहीं इस पे फ़र्क नहीं पड़ता। हमने ये x1 और x2 जो हैं ये नेगेटिव नहीं होने चाहिए। जब ये पॉजिटिव हो जाएंगे वहीं आप स्टॉप कर देंगे और वही आपके पास सोल्यूशन होगा ठीक है ना। तो आपको समझ आ गया होगा कि आपके पास आपने किस तरह से सिंप्लेक्स मेथड को यूटिलाइज़ किया टू फाइंड द सोल्यूशन। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन जो है वो एंड हो जाता है। अब एक एग्जांपल प्रॉब्लम आपने खुद सॉल्व आउट करना है और सॉल्व करके आपने मुझे वो सेंड करना है और मैं आपके सामने एग्जांपल प्रॉब्लम लिख रहा हूँ। एग्जांपल प्रॉब्लम इज़ मैक्सिमाइज maximize 10x1 with conditions। ये कंडीशंस क्या हैं हमारे पास 3x1 प्लस 4x2 इज इक्वल लेस देन आर इक्वल टू 9 5x1 प्लस 2x2 लेस देन आर इक्वल टू 8 x1 माइनस 2x2 लेस देन आर इक्वल टू 1 जी। तो ये आपने अभी अभी प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करके सेंड करना है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे। जी स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे रेडी रहेंगे। ये तो यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स के लिए था।